Hello friend, this is Kishan Singh Rajpuri. Today we will learn about topic amalgamation, absorption and external reconstruction. आज अपन ये टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टॉपिक की हेडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर फर्दर अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले नाम आता है अमालगमेशन का। अमालगमेशन में क्या होता है? अमालगमेशन मीन्स वेयर two or more companies are combined to form a new company. मून लिमिटेड और लाइट लिमिटेड दोनों कंबाइन हो जाती हैं और एक नई कंपनी बनती है, उसे कहते हैं अमालगमेशन। जो सन लिमिटेड कंपनी बनी है, इन दोनों को अमालगमेशन करने के बाद। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जब एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर कर देती है अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी को। फॉर एग्जांपल, बिग बाजार को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेक ओवर कर दिया, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? वही कंपनी जैसे कि बिग बाजार अपने आप को चेंज करके मार्केट में एक नई कंपनी फॉर्म आउट करती है स्मॉल बाजार नाम से। कंपनी वही बिग बाजार है, बट उसने क्या कर दिया, बाहरी तरीके से उसका रिकंस्ट्रक्शन किया और एक न्यू कंपनी के फॉर्म में मार्केट में आती हैं, उसे कहता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है। इसमें एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, वो नहीं रिकंस्ट्रक्ट होती है, मीन्स रिकंस्ट्रक्ट तो होती है, मीन्स वो न्यूली कंपनी में रिकंस्ट्रक्ट नहीं होती है। जो उसके सेविंग्स होते हैं, उसके उसके सेविंग्स होते हैं, उसमें से या रिजर्व सरप्लस में से उस वाले अमाउंट में से क्या अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं और दोबारा कंपनी को ट्रैक पे ले आते हैं, जैसे वो फ्यूचर में अर्निंग कमा सके। ठीक है, इसे कहते हैं अपन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब मेनली इस वाले टॉपिक में अपन 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बुक्स ऑफ अ न्यू कंपनी इन केस ऑफ अ परचेज, बुक्स ऑफ अ न्यू कंपनी इन केस ऑफ अ मर्जर और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट, और बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है, अब बात आती है, सबसे पहले कंसेप्ट में पढ़ते हैं बुक्स ऑफ अ न्यू कंपनी इन केस ऑफ अ परचेज। अपन इस वाले केस में क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अ न्यू कंपनी बनाते हैं। ठीक है, परचेज के केस में अपन क्या करेंगे, ये सारी की सारी फॉलोइंग एंट्रीज, जनरल एंट्रीज अपन पास करते हैं। सबसे पहली एंट्रीज पास होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट का मतलब क्या हुआ? जैसे इस वाले कंसेप्ट को अपन एज फॉर द ब्रीफ में पढ़ेंगे, बट तो भी एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं इसको। परचेज कंसिडरेशन जैसे कि अमालगमेशन वाला टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन वाले में, इस वाले केसेस में क्या होता है, जैसे कि एग्जिस्टिंग कंपनी ने न्यू कंपनी को टेक ओवर कर दिया। तब एग्जिस्टिंग कंपनी बिग बाजार थी और रिलायंस ने एक्वायर कर दिया, तो अब बिग बाजार के इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट तो करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि ऐसे एक्वायर कर लिया, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा उन्हें। कुछ मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं कि सर हमें तो मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाना ही नहीं है, हमें तो हमारा पैसा दे दो और हमें फ्री कर दो।
तो ये मतलब ऐसा एज एग्रीमेंट पर परचेज करते हैं, तो परचेज करते हैं तो उसके बदले में कुछ पेमेंट तो करते हैं। अपन कुछ पेमेंट तो करते हैं ना, उस पेमेंट को ही अपन परचेज कंसिडरेशन करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बिग बाजार को इतने रुपए में खरीदा। उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक नेट एसेट मेथड और एक नेट पेमेंट मेथड। एज ब्रीफ में पढ़ेंगे अपन। नेट पेमेंट मेथड अगर अपन को क्वेश्चन में गिवन होता है तो अपन फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देते हैं, और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रहेगा तो अपन नेट एसेट मेथड से निकालते हैं। इसे रेजिडुअल मेथड भी कहते हैं। ठीक है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये बिजनेस परचेज क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन से अपन लिख देते हैं। बिजनेस परचेज मींस बिग बाजार को खरीदा अपन ने, और बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट अपन ने ये बिग बाजार वाले के बिजनेस को खरीदा। लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। ठीक है, जो लिक्विडेटर ही सारी कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइज करवाता है और अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करता है। तो ये का ऐसे तो ही नहीं कि मतलब कि बिग बाजार के इतने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, एक एक को तो जाके अपन पेमेंट नहीं करेंगे। अपन क्या करते हैं, एक लमसम पेमेंट अपन लिक्विडेटर को पे ऑफ कर देते हैं और लिक्विडेटर एज अ फर्दर पे ऑफ करता है। ठीक है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, ये अपन बिजनेस क्या कहते हैं, सॉरी, परचेज कंसिडरेशन वाले अमाउंट से इसको डेबिट करते हैं। फिर अपन नेक्स्ट एंट्री क्या पास करते हैं, सन्ड्री एसेट्स। सारी की सारी मतलब बिग बाजार की अपन ने सन्ड्री एसेट्स अपन ने ले ली। ठीक है, वो भी एग्रीड वैल्यू पे। हाँ ठीक है, इसमें एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू में कुछ लिटिल बिट कंफ्यूजन रहता है सबको। एग्रीड वैल्यू जैसे कि बैलेंस शीट में एसेट्स दे रखी थी 1,00,000 रुपए की, और मार्केट में आज बेचने जाए उसी एसेट्स को तो 1,20,000 में बिकेगी। तो अपन यहाँ पे 1,20,000 लेते हैं कि अपन एज अ मार्केट में ही रियलाइज कर रहे हैं, एज इट अपन ऐसा सोचते हैं, ना कि बुक वैल्यू पे ही अपन ने। जैसे कि बिग बाजार को रिलायंस खरीद रहा है तो एसेट्स की मतलब पूरी की पूरी बैलेंस शीट की वैल्यू ही उसमें ट्रांसफर नहीं होती है, एग्रीड वैल्यू पे होती है। जैसे कि मतलब आज अपन मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो 1,20,000 पे बिकेगी, तो 1,20,000 आता है। सेम का सेम ऐसे डिबेंचर होल्डर की वैल्यू पे भी आता है एग्रीड वैल्यू। सन्ड्री लायबिलिटीज पे भी सेम की सेम चीज़ें आती हैं। और ये बिजनेस परचेज अपन ने कर रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर अपन लिख देते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी एसेट्स होती हैं, ये सारी की सारी लायबिलिटीज हो गई। इन दोनों को मैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करता था, नेट एसेट्स निकलती है। और यही अपन नेट एसेट मेथड से अपन कैलकुलेट करते हैं, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, एक इसमें चीज ध्यान रखना, एनी डिफरेंस विल बी रिकॉर्डेड एज ए गुडविल और कैपिटल। ये उसी वाले केसेस में निकलेगा जब नेट पेमेंट मेथड दे रखा हूं। मतलब नेट पेमेंट मेथड में ही निकलेगा, नेट एसेट मेथड में क्यों नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर ही आप देख लो, सन्ड्री एसेट्स मींस अग्रेड वैल्यू पे खरीद रहे हैं अपन, सन्ड्री लायबिलिटीज एग्रेड वैल्यू पे खरीदे, तो उन दोनों का डिफरेंस ऑफ कोर्स आपका क्या कहते हैं पीसी निकलेगा। उसमें कोई डिफरेंस तो आने वाला नहीं है। मार्केट में सन्ड्री एसेट्स आपकी इतने में बिक रही थी, सन्ड्री लायबिलिटीज आपकी मार्केट में इतने में बिक रही थी, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा तो वही आप खरीद रहे हो, सिंपल। और नेट पेमेंट मेथड में क्यों आता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जैसे कि हमें कोई पता नहीं है मार्केट में हमारी एसेट्स कितने में खरीदेगी मतलब बिकेगी, और सन्ड्री एसेट्स लायबिलिटीज कितने में बिकेगी वगैरह एंड सो। अपन क्या कहते हैं, सीधा लमसम बिग रिलायंस ने बोला हमें कोई मतलब नहीं, हम आपको सीधा 1,000 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, 1,000 करोड़ रुपए देंगे, यहाँ पर 1,000 करोड़ लिख दिया। ठीक है, और वही एसेट्स मार्केट में रियलाइज होती हैं जैसे कि 500 करोड़ में, सॉरी 1,500 करोड़ करता है, 1,500 करोड़, 300 करोड़ ये हो गया, 100 करोड़ में लायबिलिटीज ये हो गई। तो अगर अपन सीधा का सीधा उसका बिजनेस खरीदते हैं तो 1,000 करोड़ में खरीदेंगे,
और वो अगर वही एसेट्स सन्ड्री एसेट्स मार्केट में अपन रियलाइज करवाते तो 1500 में बिकती, और क्या कहते हैं डिबेंचर होल्डर 300 में जाते हैं और सन्ड्री लायबिलिटीज इतने में जाती। तो 1500 और में से अपन 1400 कर देते तो 1100 बचते हैं, बट अपन ने तो 1000 में खरीदी, मीन्स 1100 की वैल्यू अपन ने 1000 में ही खरीदी, तो आपको कैपिटल रिजर्व होगा। तो अपन यहाँ पे एंट्री पास कर देते टू कैपिटल रिजर्व 100 करोड़ से, और वाइस वर्सा हो जाता। अगर महंगा खरीदते हैं तो गुडविल कैलकुलेट हो जाता। सिर्फ नेट पेमेंट मेथड में ही गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है। क्यों? क्योंकि ये लमसम पेमेंट होता है। लमसम पेमेंट दे रहे हैं तो उसके बिहाफ पे अपन डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि अपन ने उस वाली कंपनी को महंगा खरीदा या सस्ता खरीदा। समझे? फिर नेक्स्ट एंट्री अपन पास करते हैं लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू एनी अदर पेमेंट। किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। अब ये चीज ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में परचेज कंसिडरेशन सिर्फ शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकलती है कि अपन शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं। इसमें डिबेंचर होल्डर्स नहीं आते हैं, कोई भी अपने लोन्स के नहीं आती है, कोई भी अनदर लायबिलिटीज नहीं कंसीडर करते हैं, सिर्फ और शेयर होल्डर्स में इक्विटी भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आते हैं। तभी देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया। अब इन शेयर होल्डर्स को आप किसी भी फॉर्म में पेमेंट कर सकते हो, डिबेंचर में करो, कैश में करो, काइंड में करो, इन एनी फॉर्म, वॉट एवर, जो आपकी इच्छा हो उस वाले फॉर्म में कर दो। बट परचेज कंसिडरेशन सिर्फ शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकलेगा। इसमें डिबेंचर होल्डर्स लोन्स लायबिलिटीज वगैरह नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब कुछ एक और भी कोई फर्दर एंट्रीज बेसिक अपन को पास करनी पड़ती हैं। कुछ कॉन्ट्रा एलिमिनेशन भी होती है, पेबल्स टू रिसीवेबल, जैसे कि बिग बाजार और रिलायंस लिमिटेड की। ठीक है। रिलायंस लिमिटेड के डेटर बता रहा था 1 लाख रुपए का, और बिग बाजार में क्रेडिटर बता रहा था 1 लाख रुपए का। अब बिग बाजार को रिलायंस लिमिटेड खरीद रहा है। ठीक है। तो अब ये पैसा तो मतलब उसी का खरीद रहा है, उसी की बैलेंस शीट में अब न्यू बैलेंस शीट बनती है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। डेटर किससे? रिलायंस से। क्रेडिटर किससे? रिलायंस से 1 लाख के। ठीक है। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। डेटर भी तू ही तेरे से रुपए मांग रहा है और तुझे ही तो तेरे को रुपए पेमेंट कर मतलब रुपए पे करना है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इस वाले केसेस में अपन क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रा एंट्रीज पास करते हैं और उस वाले अमाउंट को अपन क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। पेबल जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन्स एंड एक्सेट्रा अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल, डेटर, BR और लोन एंड एक्सेट्रा। ठीक है। उसे बिंग कॉन्ट्रा एंट्री कैंसल। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या कहते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे, उसे अपन कैंसिल कर देंगे। कॉन्ट्रा एंट्री एलिमिनेशन, गॉट इट। ठीक है। अब कुछ फर्दर और एंट्रीज पढ़ते हैं अपन। एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इसमें क्या मतलब होता है, जैसे कि बिग बाजार और रिलायंस। ठीक है। बिग बाजार ने रिलायंस को माल बेचा था। बिग बाजार ने रिलायंस को माल बेचा था। ठीक है। अभी सपोज 1 मई को माल बेचा और 1
अक्टूबर को बिग बाजार को रिलायंस क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, इससे माल बेचा था 1 लाख रुपए का, बिग बाजार ने रिलायंस को 1 लाख रुपए का माल बेचा था। 1 अक्टूबर को 70,000 का रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास माल बचा है। ठीक है, अब परचेस कंसिडरेशन निकाल लेंगे, तब अपन क्या करते हैं, स्टॉक की वैल्यू अप एंड डाउन करते हैं, प्लस माइनस करते हैं कि हमने एक्चुअल में एग्रीड वैल्यू पे इतने में खरीदा उसको। ठीक है, %10 प्रॉफिट पे बेचा था ये। 10% प्रॉफिट पे बेचा था, समझे। और आज 70,000 का माल बचा है। तब अपन ये पता करते हैं कि ये स्टॉक अपन ने महंगा खरीदा या सस्ता खरीदा। जो 70,000 का बचा है, ठीक है, ये बिग बाजार ने रिलायंस को बेचा था। ठीक है, और ये 70,000 का बच गया 1 अक्टूबर को। अब इसके ऊपर 10% प्रॉफिट कमाए तो उस वाले को एलिमिनेट करेंगे अपन, फिर पता करेंगे ये अपन ने स्टॉक महंगा खरीदा या सस्ता खरीदा। महंगा खरीदा तो गुडविल, सस्ता खरीदा तो कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक क्रेडिट स्टॉक से करेंगे। और अगर रिलायंस ने बिग बाजार को माल बेचा होता, सेम एडजस्टमेंट ही लेते अपन। 1 मई को बेचा था 1 लाख रुपए का, 1 अक्टूबर को रिलायंस कंपनी अक्वायर करी बिग बाजार को, और 70,000 का माल बचा हुआ है। ठीक है, 70,000 का बचा है। अब 70,000 पे कम बिग बाजार ने 10% पे कमाया था, तो मतलब पता करेंगे कि ये अमाउंट तो मतलब बिग दोनों एब्जॉर्व, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज बिग बाजार को एब्जॉर्व कर रही है, तो खुद ही से मतलब प्रॉफिट तो अर्न नहीं कर सकता है। रिलायंस से ही प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है, तो वो प्रॉफिट उसको रियलाइज नहीं होगा। तो उससे अपन क्या करते हैं, तो जो प्रॉफिट उसने बुक कर रखा है उसको दोबारा अपन एलिमिनेट करता है। P&L अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, बिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल, बिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैंसिल। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको, गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों में से एक ही चीज बैलेंस शीट में आएगी, दोनों एक साथ में नहीं आ सकते। गुडविल मीन्स अपन ने महंगा खरीदा और कैपिटल रिजर्व मीन्स सस्ता खरीदा। तो किसी चीज को अपन महंगा भी खरीद सकते हैं और सस्ता भी खरीद सकते हैं, तो उन दोनों चीज को एडजस्ट किया जाता है। फिर दोनों में से एक चीज को ही अपन बैलेंस शीट में लिखेंगे, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट होगा शेड्यूल 3। फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व अपन एंट्री पास करते हैं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, बिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व इज क्रिएटेड। बिग बाजार के बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व बता रहे थे 50,000 के। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टैट्यूटरी रिजर्व बता रहे थे, रिजर्व सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व बता रहे 1 लाख रुपए के। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज बिग बाजार को अक्वायर कर रही है, मींस एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बुक्स में ये वाली एंट्री पास करेगी
रिजर्व सरप्लस स्टैच्यूटरी रिजर्व के लिए अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते टाइम में अपन रिजर्व सरप्लस को स्टैच्यूटरी रिजर्व अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट 50,000 को नेगेटिव बताएंगे और इसको पॉजिटिव बताएंगे। मीन्स नेट सेल तो इसका नेट इफेक्ट जीरो ही होने वाला है, बट अपन उसमें एडजस्टमेंट बताएंगे कि हमने उस वाले बिग बाजार के स्टैच्यूटरी रिजर्व को हमारे बुक्स में कंसिडर किया है। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, so it will be balance sheet reserve surplus as negative balance। अभी आप बोलेंगे कि रिजर्व सरप्लस तो नाम सुना था, उसमें सारे के सारे P&L आते हैं, जनरल रिजर्व आते हैं, कैपिटल रिजर्व आता है, डिविडेंड रिजर्व आता है, क्या कहता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आता है, वगैरह आते हैं। अब स्टैच्यूटरी रिजर्व क्या होता है? स्टैच्यूटरी रिजर्व अपन एक स्पेसिफिक केसेस में बनाते हैं, जैसे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स हो गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स हो गया, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व्स हो गया, एज ऑन काफ़ी सारे होते हैं। इनको एक पीरियड के लिए बनाते हैं, फिर उसके बाद में पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसको अपन रिवर्स एंट्री मार के मतलब कैंसिल कर देते हैं। मतलब 8 साल के लिए बनाया है अपन ने, ठीक है, 8 साल के लिए बनाया, 4 साल कंप्लीट हो गए, 4 साल के बाद में सेम इसी चीज़ को एंट्री को अपन रिवर्स एंट्री पास करके उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एंट्री अपन पास करते हैं फॉर पेमेंट बाय न्यू कंपनी अदर देन परचेज कंसिडरेशन। कुछ एडिशनल पेमेंट करती है न्यू कंपनी, जो परचेज कंसिडरेशन में अपन ने कंसिडर ही नहीं किया उसको। जैसे कि कुछ ओल्ड कंपनी के एक्सपेंसेस पे करती है न्यू कंपनी, एक्सपेंसेस ऑफ ओल्ड कंपनी पेड बाय न्यू कंपनी। तो ये मीन्स अपन ने खरीदा, ठीक है, बिग बाजार को अपन ने 1,000 करोड़ में खरीदा, और साथ ही साथ में अपन ने क्या किया, उसके रेजिडुअल एक्सपेंसेस से 10 करोड़ वो अपन ने पे किए। ठीक है, रेजिडुअल एक्सपेंसेस पे किए तो और भी मतलब अपन की तो कॉस्ट बढ़ गई, तो अपन महंगा खरीद रहे हैं तो अपन गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक ये एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, अब आपको यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे कि इस वाले केसेस में आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकला होता सेकंड एंट्री में। ठीक है, सेकंड एंट्री में गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकला होता, यहाँ पर गुडविल निकल गया और यहाँ पर भी गुडविल निकल जाता है आपका, तो दोनों का एड ऑन करके अपन बैलेंस शीट में बता देते थे। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका कैपिटल रिजर्व निकल जाता, सस्ता खरीदता, कैपिटल रिजर्व निकल जाता और एक्सपेंसेस आप पे ऑफ करते हो, तो यहाँ पर गुडविल ही आपका डेबिट होता है, क्योंकि आप महंगा खरीद रहे हो, आप खर्चा बुक मतलब आप पेमेंट कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है ज़्यादा, मतलब महंगा खरीद रहे हो। तो इस वाले कैपिटल रिजर्व को इस वाले गुडविल से एडजस्ट करके आप नेट ऑफ बैलेंस शीट में बताते हैं, ना कि गुडविल बता दिया एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में बता दिया आपने कैपिटल रिजर्व को रिजर्व सरप्लस में, ऐसे नहीं, दोनों को नेट ऑफ करके आप बताते हैं। ठीक है, कुछ फर्दर आप दूसरा कुछ पेमेंट करते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर, डिबेंचर्स को आपने टेक ओवर किया, क्रेडिट अकाउंट डेबिट, अगर कुछ क्रेडिटर को डायरेक्ट बैंक से मतलब आपको पे ही करना है तो बैंक से कर दिया, आपने डिबेंचर होल्डर्स को नए डिबेंचर्स मतलब इशू कर दिए, डिबेंचर्स की वैल्यू जैसे कि 1 लाख थी, ठीक है, और आपने प्रीमियम पे इशू कर दिया तो 1,05,000 हो गई, तो 5,000 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम बन जाता है। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट में इशू करते हो, ठीक है, इन केस ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इट विल बी राइट ऑफ अगेंस्ट द P&L अकाउंट ऑफ अ न्यू कंपनी। अगर डिस्काउंट में इशू करते हो तो उस वाले डिस्काउंट वाले वैल्यू को आप P&L से राइट ऑफ करोगे। ठीक है, और अगर न्यूली कंपनी कोई भी फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस होती हैं तो वो पे ऑफ करेगी द प्रीमियम एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और वो एक्सपेंसेस आप P&L से राइट ऑफ कर दोगे, बिंग प्रीमियम एक्सपेंसेस पेड।
थैंक यू। और बाकी के कंसेप्ट अपन अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। आज अपन ने बेसिक अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग ली, और अपन ने बुक्स ऑफ अ न्यू कंपनी इन केस ऑफ परचेज पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अपकमिंग वीडियोस में अपन परचेज कंसिडरेशन और इन केस ऑफ मर्जर और बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी पढ़ेंगे। थैंक यू।